एपिसोड 101 की स्टार्टिंग होती है और शैन कहती है बस इतना ही। मैं तुमसे ये नहीं पूछने आई हूँ, मैं तुमसे अपने बच्चे के बारे में पूछने आई हूँ, क्या वो सच में मर गया। फिर गुमी कहती है बच्चे के बारे में मैंने तुम्हें बहुत सालों पहले ही बता दिया था, जब उस बच्चे का जन्म हुआ वो तभी मर गया था। अपने मन में कोई भी वहम मत डालो। फिर शैन कहती है क्या सच में, क्या ये सब इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, क्या मेरा दूसरा बच्चा अब नहीं है। फिर मोटैंग कहता है शैन इसका मतलब ये है कि तुम ये सब अपने बच्चे के लिए कर रही हो। शैन जब हम वहाँ पहुंचे तो डॉक्टर ने हमें मना कर दिया था, बच्चा मर चुका है, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। फिर शैन कहती है ठीक है मैं समझ गई, अब तुम लोगों को और परेशान नहीं करूंगी, मैं जाती हूँ। और अचानक से शैन कहती है मोटैंग एक मिनट, तुमने अभी क्या कहा, तुम हॉस्पिटल कब गए, मैंने तुम्हें देखा तक कि नहीं। फिर मोटैंग मन में कहता है अरे नहीं ये मुझसे क्या हो गया। फिर शैन कहती है तुम हॉस्पिटल गए और तुम मुझे दिखे भी नहीं, इसके बदले तुम मेरे बच्चे से मिले, क्या मेरे बच्चे की मौत तुमसे जुड़ी हुई है। फिर मोटैंग कहता है शैन वो बात यह कि अरे नहीं लगता है ये सब कुछ समझ गई है। और तभी गुमी कहती है शैन वो मेरी मदद करने के लिए हॉस्पिटल आया था, मैंने देखा कि बच्चा मर चुका है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने उसे कॉल कर दिया। फिर शैन कहती है क्या सच में, और फिर मोटैंग कहता है हाँ यही तो बात है। फिर गुमी कहती है उस समय हम मिल नहीं पाते थे, मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे देखकर अपना मूड खराब ना कर लो, इसलिए मैंने तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं की। फिर शैन कहती है गुमी मैं तुम्हें एक आखिरी लास्ट चांस दे रही हूँ, तुम्हें जो भी पता है मुझे सच सच बता दो, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है मैं उसे भूल जाऊंगी, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। फिर मोटैंग कहता है गुमी ये तुम्हारा आखिरी मौका है। और फिर मन में कहता है अगर तुमने कुछ भी कहने की हिम्मत की तो तुम मारी जाओगी। फिर गुमी कहती है मर गया तुम्हारा बच्चा, मुझसे तुम 10,000 बार भी पूछोगी तो मैं तो यही कहूंगी तुम्हारा बच्चा अब नहीं है। फिर शैन कहती है मैं जा रही हूँ यहाँ से। और फिर मन में कहती है ये दोनों बस एक दूसरे को बचा रहे हैं और मैं इनसे कुछ भी नहीं पूछ पा रही हूँ, और उनकी बातों में मुझे 1% भी सच्चाई नजर नहीं आ रही है, ये दोनों जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, शायद मेरा बच्चा सच में जिंदा है। फिर शैन वहां से चली जाती है और मोटैंग मन में कहता है फाइनली ये चली गई। फिर गुमी कहती है मोटैंग तुमने देखा अभी क्या हुआ, मैंने बच्चे के बारे में एक लफ्ज भी नहीं निकाले, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, देखा तुमने मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। फिर मोटैंग कहता है उस बात से मुझे एक चीज याद आई, तुमने उस बच्चे को कचरे के डब्बे में फेंक तो दिया था, पर क्या तुमने चेक किया था कि वो मरा या नहीं। फिर गुमी कहती है मैंने उस बच्चे की नाक और मुंह को बंद कर दिया था, ऐसे में उसका बच पाना बहुत मुश्किल है ना। फिर मोटैंग कहता है ये तो सच है, आज तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं तुमसे बहुत सेटिस्फाई हूँ। फिर गुमी कहती है क्या सच में, अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे जाने दो, मुझे बीती हुई बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम क्यों ना साथ में अच्छे से रहें। फिर मोटैंग गुमी के बाल खींचता है और कहता है ये सही नहीं है। फिर गुमी कहती है मोटैंग पर क्यों, जब तक तुम पागल नहीं हो जाती मैं शांति से कैसे रह सकता हूँ। फिर मोटैंग गुमी के बाल और खींचता है और गुमी कहती है मोटैंग तुम्हें तो मर जाना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग हाउस दिखता है और फैंग अपने डैड से मिलने जाता है और फिर कहता है डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और डैड कहते हैं इस राइटिंग ब्रश को चेंज कर दो। फिर फैंग डैड के हाथ से ब्रश छीनता है और फिर कहता है डैड लिखना बंद करो, मुझे आपसे कुछ पूछना है। फिर डैड कहते हैं ओह रेयर गेस्ट, कहीं आप प्रेसिडेंट फैंग तो नहीं, आप यहाँ कैसे आ गए। फिर फैंग कहता है डैड आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मुझे आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फिर डैड कहते हैं और तुम ऐसा कह रहे हो जैसे तुम्हें मेरी बड़ी परवाह है, लियो जरा काउंट तो करना, प्रेसिडेंट फैंग इस घर में इस महीने में कितनी बार आए हैं। फिर लियो कहता है जहां तक मैं जान पा रहा हूँ वो दूसरी बार इस घर में आए हैं, अगर हम उस दरवाजे से आने जाने को काउंट करें तो। फिर डैड कहते हैं प्रेसिडेंट फैंग क्या तकलीफ है तुम्हें। फिर फैंग कहता है वो मैं जरा बिजी चल रहा था। फिर डैड कहते हैं अब जो तुम इतना बिजी चल रहे थे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे देखने आए या नहीं, लियो गेस्ट को बाहर भेज दो। फिर फैंग कहता है डैड मुझे माफ कर दीजिए, मैं फ्यूचर में देखना आपसे रोज मिलने आऊंगा, और वैसे भी आप मेरे लिए बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और इसके अलावा पूरा फैंग ग्रुप आपने बनाया है और मैं सब कुछ आपसे ही सीखता हूँ। फिर डैड कहते हैं हाँ ठीक है बहुत हो गया, अब तुम फैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, अपने आप को एक मजाक मत बना लेना, चलो बोलो तुम मुझसे क्या चाहते हो। फिर फैंग कहता है 2 दिन पहले ऋषि को अडॉप्ट करने से रिलेटेड मुझे कुछ बातें पता चली है, और कुछ ऐसी भी बातें हैं जो मुझे याद नहीं आ रही है, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ऋषि को कहाँ से लाया, वो आपको कहाँ पर मिला। फिर डैड चाय पीते पीते रुक जाते हैं और लियो भी शॉक हो जाता है। फिर फैंग कहता है डैड लियो आप दोनों कुछ कह क्यों नहीं रहे, क्या ये दोनों सच में ऋषि के पास्ट के बारे में जानते हैं। फिर डैड कहते हैं अरे मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, तुम्हारे क्वेश्चन ने मुझे हिला कर रख दिया है, बूढ़े लियो क्या तुम्हें कुछ याद है। फिर लियो कहता है यंग मास्टर ऋषि हमें सिटी हॉस्पिटल के पास में मिला था। फिर फैंग कहता है सिटी हॉस्पिटल, डैड मुझे याद है
आप और लियू ऋषि को लेकर के आए थे और आपने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं ऋषि को अडॉप्ट कर लूं। फिर डैड कहते हैं हाँ, ऋषि के मिलने के बाद मैं उसे पुलिस के पास भी लेके गया था, पर पुलिस ने कहा कि वो अनक्लेम्ड है। मुझे वो बच्चा बहुत पसंद था, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम उसे अडॉप्ट कर लो। फिर फ्रैंक कहता है कि आपने मुझे उसे सिर्फ इसलिए अडॉप्ट करने के लिए कहा क्योंकि वो आपको पसंद था। फिर डैड कहते हैं और नहीं तो क्या, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। मुझे एक ग्रैंडसन चाहिए था, पर तुमने शादी नहीं करी, तो फिर बच्चे कहाँ से होंगे, इसलिए मैंने तुमसे कहा उसे अडॉप्ट करने के लिए। फिर फ्रैंक मन में कहता है ये सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं ये, मैं बता नहीं सकता कि ये झूठ बोल रहे हैं या सच। फिर डैड कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हें ऋषि पसंद नहीं है? फिर फ्रैंक कहता है ऐसा कैसे हो सकता है डैड, मैंने हमेशा ऋषि को अपने बेटे की तरह ट्रीट किया है, पर मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरा असली बेटा है। ये तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करो। क्या कहा तुमने, वो तुम्हारा असली बेटा है? और फिर लियू कहता है मास्टर ली, ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर फ्रैंक कहता है तुम इतना क्यों घबरा गए, ये रही मेरी और ऋषि की डीएनए रिपोर्ट जो कि बिल्कुल सही है। फिर फ्रैंक मन में कहता है ये लोग ये सुन के इस तरीके से सरप्राइज हो गए, ये सोचना काफी अजीब है और इनके रिएक्शन भी एकदम असली लग रहे हैं। क्या मैं गलत हूँ, क्या इन लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है? फिर डैड कहते हैं इधर लाओ, मुझे देखने दो, और डीएनए रिपोर्ट देख के डैड भूत बन जाते हैं। और फिर वो कहते हैं तो इसका मतलब ये सच है, पर ये कितनी घटिया बात है, हमने सड़क से एक बच्चे को उठाया और वो तुम्हारा ही बच्चा निकला। फिर फैंग कहता है डैड क्या आपने उसे बस ऐसे ही उठा लिया? फिर डैड कहते हैं प्रेसिडेंट फैंग तुम्हारा क्या मतलब है, इस चीज का और क्या मतलब हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है वो बच्चा कोई पत्ता गोभी है जिसे अच्छी तरीके से छाट करके उठाया जाए? फिर फैंग कहता है मेरा तो वो मतलब बिल्कुल नहीं था डैड, कहीं आपने ये सब अरेंज तो नहीं किया? फिर डैड कहते हैं मैंने अरेंज किया, अब समझ में आया प्रेसिडेंट फैंग अचानक से मुझसे मिलने आज कैसे आ गए। असल में इन्हें तो मुझ पे शक है, ये यहाँ आए हैं ताकि ये इस बूढ़े आदमी की गलती का पता लगा सके जो कि मैंने की भी नहीं है। फिर फैंग कहता है डैड मैं आपसे किसी गलती के बारे में कैसे पूछ सकता हूँ? डैड जो कुछ भी हुआ वो सब एक इत्तेफाक था और आप उस बच्चे को लेकर के आए, इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट था। फिर डैड कहते हैं इन सब चीजों के कारण तुम्हें लगा कि ये सब मैंने अरेंज किया है, ऋषि तुम्हारा असली बेटा है, और अगर मैं ये सब अरेंज भी करना चाहता और मैं कैसे पता कर पाता कि किस औरत के साथ मिलके तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है? क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम किसके साथ सोए हो? फिर फैंग कहता है मुझे सच में कुछ भी नहीं पता, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैं किस औरत से मिला हूँ। फिर डैड कहते हैं बच्चा तुम्हारे सामने है और मैं ये कह सकता हूँ कि तुम बाहर जाके बहुत उटपटांग हरकत कर रहे हो जिसे तुम हैंडल भी नहीं कर पा रहे हो। तुमने सच में मुझ पे गुस्सा किया? फिर फैंग कहता है डैड शांत हो जाइए, इतना हड़बड़ाइए मत, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। फिर डैड कहते हैं पूछ रहे थे? क्या तुमने सिर्फ पूछा? कितनी दुख वाली बात है, मैं सिर्फ एक बूढ़ा आदमी हूँ, रिटायरमेंट लिए हुए मुझे 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है, मैं सिर्फ लिखता हूँ और पेंट करता हूँ हर रोज। मेरा एक लौता बेटा मुझसे मिलने नहीं आता, कोई मुझसे बात भी नहीं करता, मैं अकेला पड़ चुका हूँ। फिर फैंग कहता है डैड ऐसा कुछ नहीं है, और तभी डैड कहते हैं मैंने कैसे सोच लिया कि फाइनली आज मेरा बेटा मुझसे मिलने आया है, पर जरा देखो तो ये मुझसे यहाँ मिलने नहीं आया है, ये मुझ पे शक करने आया है, मुझसे सवाल करने आया है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बुढ़ाऊ लियू मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। फिर लियू कहता है मालिक मुझे भी आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। डैड मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी गलती मेरी है, मैंने आपको गलत समझा। फिर लियू कहता है प्रेसिडेंट फैंग मास्टर बहुत थक चुके हैं, मैं इनका ध्यान रखता हूँ, आप चाहिए। फिर फैंग कहता है अंकल लियू थैंक यू, आप डैड का ध्यान रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अब मैं जाता हूँ। फिर फ्रैंक वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है डैड बहुत नाराज थे और बहुत उदास भी, उन्हें देख के लगता है कि उन्होंने ये सब अरेंज नहीं किया, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं शैन के अलावा किसी और के साथ भी, और फिर इत्तेफाक से मैंने उसी बच्चे को गोद ले लिया? अगर यही बात है तो फिर ऋषि की असली माँ कौन है? फिर लियू और डैड झांक के फैंग को देखते हैं और डैड कहते हैं क्या वो चला गया? और फिर लियू कहता है हाँ मास्टर वो चले गए। फिर डैड कहते हैं ये बेवकूफ़ लड़का मेरे मुंह से सब कुछ उगलवाना चाहता है, इसलिए मैंने एक छोटी सी चाल चली और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, वो मुझसे लड़ेगा, मुझसे। तुम अभी भी एक बच्चे हो प्रेसिडेंट फैंग। फिर लियू कहता है पापा तो पापा ही होते हैं, पर प्रेसिडेंट फैंग को इस बात की भनक लग चुकी है, आज नहीं तो कल उन्हें इस बारे में पता चल जाएगा। फिर डैड कहते हैं मुझे उम्मीद थी कि ये दिन आएगा, पर इतनी जल्दी आएगा इसकी उम्मीद नहीं थी, टाल मटोल करने से भी एक दिन बर्बाद हो सकता है। फिर लियू कहता है मास्टर आप प्रेसिडेंट फैंग को सच बता क्यों नहीं देते, वो अब बड़े हो चुके हैं और अकेले रह सकते हैं। फिर डैड कहते हैं ईचन भले ही बड़ा हो गया है पर ऋषि अभी बच्चा है, 6 साल पहले जब कंपनी के लोगों को मेरी कमियां नहीं मिली तो उन्होंने
फैंग ये चैन को चूज किया। मैं नहीं चाहता कि मेरे फैंग परिवार के अगले उत्तराधिकारी को भी उसी चीज का सामना करना पड़े। फिर लियो कहता है, सर जब ऐसा हुआ उसके बाद तो आपको उन लोगों को साफ कर देना चाहिए था, है ना? फिर डैड कहते हैं, ये इतना आसान नहीं है। उन्हें बूढ़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बूढ़े हैं लेकिन मरे नहीं हैं, और मरे हुए तो हैं लेकिन अकड़े हुए नहीं हैं। व्यापार जगत उतार चढ़ाव से भरा है और नदियां और झील रहस्यमयी हैं। हमारी फैंग जिया अपने विकास और प्रगति के लिए किस पर निर्भर रह सकती है? इसका जवाब केवल एक ही शब्द है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शैन उस हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर रुशी और मोमो का बर्थ हुआ था, और फिर वो कहती है, गुमी के अलावा सिर्फ एक ही इंसान है जिसे सब कुछ पता है और जिसने मेरी केयर की थी। जैसे ही मैं उनसे मिलूंगी मुझे सच का पता चल जाएगा। इसके बाद वहाँ एक नर्स आती है और वो शैन से कहती है, मैडम क्या आप डॉक्टर एडोंग से मिलना चाहते हैं? फिर शैन कहती है, हाँ, जब मैंने बच्चों को जन्म दिया था उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा था। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? फिर नर्स कहती है, आप बहुत लेट हो चुके हैं। डॉक्टर एडोंग ने तो ये हॉस्पिटल 6 साल पहले ही छोड़ दिया। फिर शैन कहती है, क्या 6 साल पहले? क्या तुम्हारे पास उनका कोई नंबर या फिर कॉन्टैक्ट एड्रेस कुछ है? फिर नर्स कहती है, जब मैंने जॉब छोड़ी तो वो काफ़ी जल्दी में थे और साथ में काम करने वाले लोगों को भी उनकी काफ़ी चिंता हुई, तो हमने उन्हें कॉन्टैक्ट किया ही, कहीं उन्हें हमारी ज़रूरत तो नहीं। पर उनका नंबर बंद हो चुका था और उनकी फैमिली भी यहाँ से दूर जा चुकी है और उनका अब कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। हेड नर्स, पेशेंट वेट कर रहे हैं। फिर वो शैन से कहती है, सॉरी मैं अब हेल्प नहीं कर पाऊंगी। जैसे मेरे पास में कोई भी न्यूज़ आएगी मैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा दूंगी। फिर शैन कहती है, 6 साल पहले ही उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, यानी बच्चों के जन्म के कुछ टाइम बाद ही। ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से डॉक्टर शिव को इतनी जल्दी अपनी जॉब छोड़नी पड़ी? डॉक्टर शिव की तरफ से कोई क्लू नहीं मिल पाया। अब मुझे क्या करना चाहिए? और तभी आवाज आती है, सब लोग इधर उधर फैल जाओ। फैंगी चैन अपने आदमियों के साथ आता है और फिर कहता है, 5 मिनट के अंदर मुझे इस हॉस्पिटल के 6 साल पहले के सारे रिकॉर्ड चाहिए। और शैन को फैंगी चैन को देख करके झटका लगता है। फिर फैंग शैन को देखता है और फिर कहता है, शैन तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? क्या तुम किसी डॉक्टर से मिलने आई हो? क्या बात है? फिर शैन गुस्से से कहती है, इससे तुम्हें क्या? फिर फैंग कहता है, मुझे समझाने का एक चांस तो दो। फिर शैन कहती है, तुम और क्या समझाना चाहते हो? क्या ऋषि तुम्हारा असली बेटा नहीं है? फिर फैंग कहता है, ऋषि मेरा बेटा है और मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे इस बारे में पहले पता नहीं था। आज मैं हॉस्पिटल इसलिए आया हूँ ताकि मैं सच जान सकूँ। उस साल ऋषि इसी हॉस्पिटल के पास मिला था। फिर शैन कहती है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता है कि उसकी मॉम कौन है ना? प्रेसिडेंट फैंग, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत सारी औरतों के साथ सोए हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। फिर फैंग कहता है, शैन मैं जानता हूँ कि ये सुनने में काफ़ी इम्पॉसिबल सा लग रहा है, पर मैंने तुम्हारे अलावा और किसी के साथ कुछ नहीं किया। फिर शैन कहती है, फैंगी चैन तुम्हारा पहले ही एक बेटा है, तो फिर तुम मुझ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो अपना? मुझे अब जाने दो प्रेसिडेंट फैंग। फिर फैंग कहता है, शैन मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। तुमसे मिलने से पहले मुझे इरेक्टाइल प्रॉब्लम थी। और ये सुन के शैन के साथ साथ पूरा हॉस्पिटल शॉक हो गया। फिर नर्स आपस में कहती है, इतनी जोर से कौन कहता है कि इरेक्टाइल प्रॉब्लम है? फिर आसपास खड़े लोग हंसते हैं और कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, प्रेसिडेंट फैंग जो इतने स्मार्ट दिखते हैं उनके पास कोई स्किल ही नहीं है, कहीं वो गे तो नहीं? मुझे तो बहुत ज्यादा ही हंसी आ रही है। तो ये है प्रिंस चार्मिंग। फिर फैंग कहता है, शैन अगर तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें अपने मेडिकल रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। और तभी शैन उसको मुंह पकड़ लेती है और फिर कहती है, ठीक है मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा है, अब बोलना बंद करो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और तुम उनके सामने खुद को एम्बेरस कर रहे हो। फिर फैंग कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये एम्बेरसिंग है या नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। फिर शैन कहती है, अपनी किस्मत के भरोसे मत बैठना, मैं सिर्फ टेम्परेरी तुम पे बिलीव कर रही हूँ, मुझे अभी भी ऋषि के बारे में सब कुछ जानना है। फिर फैंग कहता है, चिंता मत करो, मैं सच के बारे में पता कर लूंगा और फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो अब क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम ये हॉस्पिटल में क्यों हो? क्या तुम बीमार हो? फिर शैन कहती है, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सिर्फ उस डॉक्टर से मिलने आई थी जिसने मेरा ध्यान रखा था जब मैंने उन दोनों बच्चों को जन्म दिया था, क्योंकि मुझे लगता है इस इंसिडेंट के पीछे जरूर कोई बात है, शायद वो दूसरा बच्चा आज भी जिंदा। और फैंग कहता है, क्या कहा? हमारा दूसरा बच्चा जिंदा है? क्या ऐसा गुमी ने कहा? फिर शैन कहती है, नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे पता है कि सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के बेस पर ये कहना कि मेरा बच्चा मरा नहीं है थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा चिंता करती हूँ। फिर फैंग कहता है, नहीं ये सच है, मुझे तुम पर भरोसा है। शैन वो बच्चे हमारे हैं। उस साल जब तुमने उन्हें बच्चों को जन्म दिया मैं तुम्हारे पास नहीं था, तुमने वो सब कुछ वो सारे दर्द अकेले सहे, और अब से चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारी बातों पर भरोसा करूंगा और तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें ये पता हो कि अब कोई परेशानी आए, कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पास मैं हूँ। फिर आसपास खड़े लोगों को जलन होती है और शैन कहती है,
फेंगी चैन थैंक यू। फिर फेंग मन ही मन खुश हो जाता है और मन में कहता है शैन ने मुझे अभी भी थैंक यू कहा, और वो इमेजिन करता है कि शैन ने उसे गले से लगा लिया है और कह रही है फेंगी चैन आई लव यू। और फिर शैन मन में कहती है क्या ये अभी भी प्रेसिडेंट फैंग है जिसे मैं जानती हूँ, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर फैंग मन में कहता है अरे नहीं, मैं किस ख्याल में खो गया था। और फिर वो कहता है क्या तुम उस डॉक्टर से मिली। फिर शैन कहती है नहीं, हॉस्पिटल के स्टाफ ने कहा कि उनने 6 साल पहले ही रिज़ाइन कर दिया और किसी के पास भी उनका कोई कांटेक्ट या फिर कुछ भी नहीं है। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर फैंग कहता है चिंता मत करो, ये तुम मुझे छोड़ दो, जहाँ बात लोगों को ढूंढने की आती है वहाँ मुझे कोई नहीं हरा सकता। अगर वो अभी भी इस सिटी में है तो मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। फिर शैमन में कहती है चलो जो हुआ सो हुआ, ये वापस प्रेसिडेंट फैंग बन गया। इसका सीन शिफ्ट होता है और हमें मोटैंग दिखता है और फिर उसकी जो भी है ये बोलती है मोटैंग तुम वाकई कमाल की हो, तुमने तो मुझे थका ही दिया। फिर मोटैंग कहता है तुम आज रात यहीं क्यों नहीं रुक जाती, थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर हम वापस शुरू हो जाएंगे। फिर लड़की कहती है कम ऑन मोटैंग, क्या सिस्टर इन लॉ को इससे बुरा नहीं लगेगा। और गुमी वहीं बैठ के उन दोनों को देख रही होती है। फिर मोटैंग कहता है तुम नहीं चाहती हो कि वो नाराज़ हो, तो फिर तुमने अभी इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ क्यों निकाली। फिर वो लड़की कहती है अरे यार मोटैंग, तुम उस चीज़ में इतने अच्छे हो कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। फिर मोटैंग कहता है तुम्हारे भी कितने नखरे हैं, तुमने फिर से मेरा मूड टर्न ऑन कर दिया है, चलो एक और राउंड करते हैं। और तभी मोटैंग का फ़ोन बजता है। फिर मोटैंग कहता है अरे यार मज़े करने के टाइम पे कौन मुझे कॉल कर रहा है। अरे ये तो मेरा दोस्त है यिंग चाओ है, मेरा स्कूल मेट, हमने तो काफ़ी टाइम से आपस में बात नहीं की है, ये अचानक से मुझे कॉल क्यों कर रहा है। फिर मोटैंग कॉल उठाता है और यिंग कहता है मोटैंग फैंग की चैन किसी डॉक्टर को ढूंढ रहा है, क्या नाम था उसका, हाँ शिव योडोंग, क्या तुम उसे जानते हो। फिर मोटैंग कहता है क्या फैंग की चैन किसी डॉक्टर ढूंढ रहा है। फिर यिंग कहता है तुम्हें नहीं पता, फैंग चैन ने कहा है जो भी उस डॉक्टर के बारे में कोई क्लू देगा उसे बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। फिर यिंग कहता है अभी तक तो नहीं, क्या पता यार किसे वो रिवॉर्ड मिलेगा। मोटैंग के तुझे उस डॉक्टर के बारे में कुछ पता है। फिर मोटैंग तुरंत फोन कट कर देता है और मन में कहता है फैंग की चैन जरूर उस शैन की मदद कर रहा है उस डॉक्टर को ढूंढने में, क्या शैन ने कुछ नोटिस कर लिया है। फिर वो लड़की कहती है मोटैंग मैं अभी भी वेट कर रही हूँ, तुम्हें नहीं लगता कॉल कट करने के बाद हमें अब शुरू करना चाहिए। फिर मोटैंग उसे थप्पड़ मारता है और कहता है जाओ यहाँ से। फिर वो लड़की कहती है पर मोटैंग हुआ क्या है। और मोटैंग कहता है यहाँ से निकल जाओ अभी इसी वक्त। फिर वो लड़की कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। और फिर गुमी कहती है मैंने सब सुन लिया, फैंगी चैन और शैन डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं ना। मोटैंग तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया मुझे रोकने में कि कहीं मैं शैन को कुछ बता ना दूं, पर शैन तो होशियार है, वो जा रही है ये टोंग के पास। फिर मोटैंग कहता है अपना मुंह बंद करो। और फिर गुमी कहती है इससे कहते हैं बदला, तुमने इतने दिन जो मुझे टॉर्चर किया है ये उसका बदला है, बस अब कुछ दिन रुक जाओ, एक बार ये डोंग शैन को मिल जाए और उसके बाद तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी जो तुमने उस साल किया था। और याद रखना फैंग की चैन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। फिर मोटैंग गुमी को थप्पड़ मारता है और कहता है याद रखना फैंग की चैन मुझे कुछ करे उससे पहले ही मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ गई। इसके बाद मोटैंग कहता है वैसे तो बहुत सालों से येडोंग को किसने नहीं देखा, पर फैंग की चैन कनेक्शन के कारण शैन उसे आसानी से ढूंढ लेगी। येडोंग अब यहाँ और नहीं रह सकता, मैं उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से दूर भेज दूंगा। इसके बाद मोटैंग येडोंग को कॉल करता है और सीन शिफ्ट होके हमें येडोंग का घर दिखता है। जब मैं डॉक्टर था तो मैं सोचता था कि मैं कब इस हॉस्पिटल से बच के निकल जाऊँ ताकि मुझे आधी रात को काम ना करना पड़े और पेशेंट्स को ना संभालना पड़े। और फिर फाइनली मुझे चांस मिला और मैंने उस मौके को गवाया नहीं, मैंने पकड़ लिया, मैं सक्सेसफुली उस हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। और अब 6 साल हो चुके हैं, मैंने अपनी लाइफ को शांतिफुल तरीके से जिया। और जब भी मैं उन पुराने दिनों को याद करता हूँ और अपने डिसीजन के बारे में सोचता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा डिसीजन सबसे सही था। फिर सिगरेट के स्मोक से पैरेट को दिक्कत होती है और फिर डॉक्टर कहता है इतने साल बीत चुके हैं यार और तुझे अभी तक की आदत भी नहीं पड़ी इस धुएं की, तुझे तो भाई शुक्रगुजार होना चाहिए, तुझे ये सुनने को मिल रहा है। अगर अपना फाइनेंसर नहीं होता ना तो भाई एक डॉक्टर की सैलरी से मैं इतनी महंगी सिगरेट अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। और फिर उससे मोटैंग का कॉल आता है, ये लो नाम लिया और फाइनेंसर का कॉल ही आ गया। तो कॉल उठाता है और कहता है हेलो सर, काफी टाइम बाद कॉल कर रहे हैं आप मुझे। फिर मोटैंग कहता है ये डोंग क्या तुम अभी भी उसी पुरानी जगह पे रह रहे हो। फिर डॉक्टर कहता है हाँ बिल्कुल, मैं अपने घर पे ही हूँ, इतने कुछ सालों से एक सिंपल लाइफ जी रहा हूँ,
आप मेरे फाइनेंसर हो, जैसा कि आपने मुझसे कहा मैं वो कर रहा हूँ। फिर मोटेंग कहता है अभी वहाँ से निकलो, या तो ये शहर ही छोड़ दो या फिर इस कंट्री से दूर चले जाओ, पर इस शहर में मत रहो। फिर डॉक्टर कहता है क्या हुआ, क्या बात है? फिर मोटेंग कहता है शैन को साल के बारे में कुछ पता चल गया है और फैंगी चैन उसकी मदद कर रहा है तुम्हें ढूंढने में। फिर डॉक्टर कहता है फैंगी चैन उसकी मदद कर रहा है? फैंगी चैन की पावर के साथ वो आज नहीं तो कल मुझे ढूंढ ही लेगी। मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। फिर मोटेंग कहता है इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ से जल्दी निकलो, जितना जल्दी निकलोगे उतना अच्छा। फिर डॉक्टर कहता है कहीं और चले जाना सही है, पर उस साल जो आपने मुझे पैसे दिए थे उससे सिर्फ मेरी ज़िंदगी चल रही है। अगर जगह चेंज होगी तो वो पैसे भरपूर नहीं होंगे। फिर मोटेंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हें और पैसे चाहिए? मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया था, क्या तुम उस अमाउंट से सेटिस्फाइड नहीं हो? फिर डॉक्टर कहता है देखिए मुझे गलत मत समझिए, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मेरे भी हाई स्टैंडर्ड्स है और कुछ प्रोफेशनल एथिक्स। मैं कोई आपसे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मांग रहा हूँ, पर जब मैं यहाँ से दूर जाऊँगा तो मेरे भी कुछ एक्सपेंसेस रहेंगे, बस इसीलिए। फिर मोटेंग कहता है ठीक है, कितना चाहिए तुम्हें? फिर डॉक्टर कहता है ज़्यादा नहीं, बस 10 मिलियन। फिर मोटेंग कहता है क्या 10 मिलियन? क्या तुम ये ज़्यादा पैसे नहीं मांग रहे हो? मैं कह देता हूँ मैं इतने पैसे नहीं देने वाला। डॉक्टर कहता है पैसे नहीं तो मैं यहाँ से दूर जाऊँगा भी नहीं। फिर मोटेंग कहता है ये डोंग तुम जानते हो ना, अगर फैंगी चैन ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब चला जाएगा। क्या तुम्हें डर नहीं है इस बात का? फिर डॉक्टर कहता है मुझे डर है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा आपकी फटी पड़ी है, क्योंकि मैं तो कठपुतली हूँ पर मुझे चलाने वाले आपके हाथ हैं। फिर मोटेंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें $10 मिलियन दूंगा, चले जाओ और ये पैसे ले जाओ। फिर डॉक्टर कहता है कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आप खुश होना चाहिए ना। वैसे हम पैसे का लेन देन कैसे करने वाले हैं, पहले की तरह? फिर मोटेंग कहता है हालात अभी ठीक नहीं है, पहले की तरह ट्रेड करना सेफ नहीं होगा। मैं तुम्हें एक नया एड्रेस देता हूँ, हम वहाँ पर ट्रेड करेंगे। फिर डॉक्टर कहता है तो फिर ठीक है, मैं आपकी तरफ से न्यूज़ का वेट करूँगा। मुझे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए बॉस। फिर मोटेंग कॉल कट करता है और फोन को जमीन पर पटक करके तोड़ देता है और फिर कहता है ये डोंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? अब जो होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग हाउस दिखता है। फिर फैंग शैन से कहता है शैन पानी पी लो, और शैन मना कर देती है। फिर फैंग कहता है शैन भूख लगी है, तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए? शैन तुम थोड़ी उदास लग रही हो, क्या मैं तुम्हारे लिए म्यूजिक प्ले करूँ? इससे तुम रिलैक्स हो जाओगी। क्या तुम्हें हिप हॉप पसंद है या फिर मैं तुम्हारे लिए बांसुरी बजाऊं, ये कैसा रहेगा? फिर शैन कहती है फैंगी चैन 1 घंटा होने को आ गया और तुम अभी तक के चुप नहीं बैठे हो, क्या तुम थोड़ी देर चुप बैठ सकते हो और न्यूज़ का वेट कर सकते हो? फिर फैंग कहता है ठीक है। फिर शैन कहती है मुझे माफ़ करना, मेरा मतलब तुम पर चिल्लाने का नहीं था, पर वेट करते करते मेरा पारा चढ़ गया। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई न्यूज़ ना निकले, और मुझे डर है कहीं आखिरी उम्मीद भी गायब ना हो जाए। इसके बाद मुझे कहीं पता नहीं चल पाएगा कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ। मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर फैंग कहता है शैन डरो मत, मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा रखो, कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर आएगी। फिर शैन कहती है फैंगी चैन थैंक यू, इस बार तो सच में मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं उन्हें कैसे ढूंढ पाती। फिर फैंग कहता है शैन ऐसा कभी मत कहना, वो बच्चा हमारा है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारा हूँ या नहीं, या फिर उस बच्चे का डैड हूँ या नहीं, पर मैं फैंगी चैन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। फिर शैन कहती है तुम मेरे हो फैंगी चैन और उस बच्चे के डैड हो। फिर फैंग मन में कहता है इतने दिनों बाद ये मेरे पास आई गई, फाइनली हम एक दूसरे को किस करेंगे। और तभी वहाँ कबाब में हड्डी आई मीन सर्वेंट आ जाती है, ये मेल है फीमेल पता नहीं। और फिर वो कहता है सर हमारे पास एक न्यूज़ आई है। फिर मन में कहता है लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया। फिर शैन फैंग को धक्का मारती है और फैंग कहता है तेरी तो साले मूवमेंट खराब कर दिया, मैं उम्मीद करूंगा जो तू न्यूज़ लेके आया है वो अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो तू तो गया। क्या ये डोंग मिल गया? फिर सर्वेंट कहता है वो तो नहीं मिला। फिर फैंग सर्वेंट को घूरता है और फिर वो कहता है सर हम ये नहीं पता लगा पाए कि वो कहाँ पर है, पर हमें ये जरूर पता चल गया कि वो लास्ट टाइम कहाँ गया था। 6 साल पहले गायब होने से पहले वो लास्ट टाइम गू फैमिली के घर में गया था। मोटेंग और गुमी के साथ उसका कोई तो रिलेशन है। फिर शैन कहती है उनका रिलेशन मोटेंग और गुमी के साथ हो सकता है कि उस साल हुई घटना में वो दोनों मिली भगत कर रहे थे। फिर फैंग कहता है ये न्यूज़ ठीक है पर काफ़ी नहीं है, क्या कुछ और है? फिर सर्वेंट कहता है ये न्यूज़ मिलने के बाद गू फैमिली में हमने 24 घंटे नज़र रखी और अभी अभी हमें ये खबर मिली है कि उस फैमिली से अभी किसी को एक फ़ोन कॉल किया है। हमें ये पता तो नहीं चल पाया है कि फ़ोन कॉल किसको क्या है, पर ऐसा लगता है कि वो इंसान ज़रूर ये डोंग होगा। फिर फैंग कहता है अगर ये डोंग और मोटेंग सचमुच उस साल मिली भगत कर रहे थे तो इन दोनों ने ये जानते हुए भी कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ ज़रूर कुछ प्लान कर लिया होगा। सर्वेंट तुमने अच्छा काम किया। फिर सर्वेंट मन में कहता है फाइनली अपनी जान तो बचा ली। और तभी सर्वेंट को एक न्यू इन्फॉर्मेशन आती है और वो कहता है सर एक और इन्फॉर्मेशन आई है, मैं देख के बताता हूँ। सर
मोटैंग बाहर जा रहा है। फिर फ्रैंक कहता है वो ज़रूर एडोंग से मिलने जा रहा है, उस पर नज़र रखो, पता करो कि वो कहाँ जा रहा है, और जैसे एडोंग दिखे उन दोनों को इधर दबोचो। फिर सर्वेंट कहता है ठीक है सर, समझ गया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।